हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे धारा, विद्युत और चुंबकत्व। ठीक है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर क्या होता है, धन आवेश होता है, जिसके कारण पदार्थ विद्युत दृष्टि से उदासीन होते हैं। अब चूँकि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है, इसके लिए परमाणु क्या होता है, विद्युत दृष्टि से उदासीन होता है। जितना माइनस चार्ज होता है उतना प्लस चार्ज भी हो जाता है, तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को ख़त्म कर देते हैं। इसलिए परमाणु क्या पाया जाता है, विद्युत दृष्टि से उदासीन। फिर भी उसमें परमाणु पाए जाने के कारण उसमें ऋण आवेश और धन आवेश नहीं होता ही है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं उसमें विद्युत आवेश पाया जाता है। कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है, पदार्थ आवेशित कैसे होते हैं, स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं। चल विद्युत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर हस्तांतरित होता है। चल आवेश क्या होता है, उसका चल विद्युत जो है एक पदार्थ से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होता है। यह ऋण आवेश होता है। चल विद्युत क्या होता है, ऋण आवेश होता है। चल ऋण आवेशित कणों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या यह ऋण आवेश प्रवाहित कर सकते हैं। पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार क्या विद्युत को प्रवाही बना सकते हैं। हाँ, जैसे पानी को हम अगर ऊंचाई पर रखेंगे तो पानी फ्लो होगा नीचे की तरफ, लेकिन जब दोनों का लेवल सेम हो जाएगा तो पानी का प्रवाह बंद हो जाएगा। इसलिए पानी प्रवाह कब होता है, ऊंचाई ज़्यादा होने से। जब ऊंचाई ज़्यादा होगी तो ज़्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ पानी का प्रवाह होता है। उसी प्रकार से बता रहे हैं कि विद्युत भी प्रवाह करता है। स्थिर विद्युत को गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है, या तुमने पढ़ा ही है। किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें विद्युत प्राप्त होती है। किसी सुचालक में इलेक्ट्रॉनों को जो हम गतिशील बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन जब गतिशील हो जाता है तो क्या होता है, फ्लो करने लगता है, प्रवाहित करने लगता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, धारा विद्युत। तो धारा विद्युत क्या है, जब बादलों से ज़मीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता है, तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह का तुम्हें परिचय ही है। हम लोग घर में देखते हैं बल्ब चलता है, विद्युत के जो भी उपकरण होते हैं उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, धारा प्रवाह होता है, इसको हम लोग जानते हैं। रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों में से और वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। हमने अपने घर में इलेक्ट्रिक आइटम चलने के लिए सेल का यूज करते हैं। सेल में एक सिरा धन आवेशित होता है, दूसरा सिरा क्या होता है, ऋण आवेशित होता है। ऐसे ही गाड़ियों में बैटरी लगी होती है, उसमें भी एक सिरा धन आवेश होता है और दूसरी तरह सिरा क्या होता है, ऋण आवेश होता है। तो धन आवेशित और ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेशों के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। स्थिर विद्युत विभव, पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे स्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। हमने भी बताया पहले ही कि पानी जो है या कोई लिक्विड है वो क्या कैसे होता है, ऊंचाई पर अगर है तो ऊंचाई से नीचे की तरफ फ्लो होता है, प्रवाह होता है। ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित करती है। इसीलिए अगर आप कोई गर्म वस्तु ले लीजिए तो गर्म वस्तु जो है अगर है तो उसका ऊष्मा जो है, जो कम गर्म वस्तु है उसके पास ले जाएंगे तो ऊष्मा उधर से उधर प्रवाहित होगी। इसका मतलब ऊष्मा जो है हमेशा क्या होती है, अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होगी। अगर दोनों तापमान सेम हो जाएगा तो ऊष्मा का प्रवाह बंद हो जाएगा। उसी प्रकार धन आवेश प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होती है। सेम बता रहे हैं। उसी टाइप से धन आवेशित प्रवृत्ति जो है वो ज़्यादा विद्युत आवेश का स्तर जहाँ से वहाँ से कम विद्युत आवेश के स्तर की तरफ प्रवाहित होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को
विद्युत स्थिर विभव कहते हैं। तो विद्युत स्थिर विभव क्या है? विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा को निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को ही हम लोग विद्युत स्थिर विभव कहते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर। जलप्रपात की ऊंचाई, गर्म या ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाले अंतर, इसी प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे हमने देखा था कि ऊंचाई से कोई भी वस्तु जो है नीचे की तरफ आती है, इसका मतलब दोनों में अंतर है, एक ऊंचा है दूसरा नीचे है, तो उसमें अंतर है। ऐसे ही हमने अभी पढ़ा था कि गर्म वस्तु का जो है ऊष्मा जो है ठंडे वस्तु की तरफ प्रवाहित होती है, तो यहाँ पर भी अंतर है, एक गर्म है एक ठंडा है, इसके लिए ऊष्मा का वहाँ प्रवाह होता है। इसी प्रकार तापमान में भी यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर होता है तो ही ऊष्मा प्रवाहित होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार अगर दो बिंदुओं के विभव में अंतर पाया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रवाहित होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर। विभव में अंतर, एक में अंतर, अगर विभव में अंतर नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक या विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत के प्रवाह होने के लिए क्या जरूरी है? विभवांतर की जरूरी है। विभवांतर मतलब उनके विभव में अंतर पाया जाएगा तो ही विद्युत का प्रवाह होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें पहली आकृति में, यहाँ पर एक तार में सीधे सीधे बल्ब लगा दिए हैं, तो यहाँ पर कोई भी ऊष्मा प्रवाहित नहीं, विद्युत प्रवाहित नहीं होगी। क्यों विद्युत प्रवाह नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा। दूसरी आकृति में देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने सेल लगा दिया है, ये सेल है, ठीक है। सेल लगाने से क्या होगा कि अभी यहाँ पर विद्युत का प्रवाह चालू होगा। अब विद्युत का प्रवाह जब चालू होगा तो ये बल्ब चलने लगेगा, ठीक है। तो बल्ब जलेगा, इसका मतलब विद्युत के यहाँ पर जो है विभवांतर का निर्माण हो रहा है। अगर विभवांतर का निर्माण नहीं होगा तो विद्युत बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब कि विद्युत प्रवाह होने के लिए विभवांतर जरूरी है, विभव में अंतर जरूरी है। विद्युत धारा या विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है। यह हमने देख ही लिया है। किसी एक तार में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। इकाई विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी एक तार में 1 सेकेंड में जितनी विद्युत आवेश प्रवाहित होती है, ठीक है। तो किसी एक तार में 1 सेकेंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश की एसआई प्रणाली में इकाई होता है कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको हम एम्पियर भी बोलते हैं, ठीक है। तो विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम प्रति सेकेंड। या अब यहाँ पर विद्युत देख रहे हैं, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा को बताने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अदिश राशि क्या होती है? ऐसी भौतिक राशि जिसको निरूपित करने के लिए हमको दिशा की आवश्यकता न पड़े, सिर्फ उसके परिमाण से ही हमारा काम हो जाए। तो ऐसी भौतिक राशि को हम अदिश राशि बोलते हैं। और सदिश राशि किसको बोलते हैं? ऐसी भौतिक राशि जिसको निरूपित करने के लिए हमको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता हो, तो ऐसी भौतिक राशि को हम लोग सदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर विद्युत धारा के लिए हमको दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए विद्युत धारा क्या है? एक अदिश राशि है। नेक्स्ट है विद्युत सेल। विद्युत सेल जो है आपने देखा होगा, किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्वसामान्य साधन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत सेल बोलते हैं। विविध प्रकार के विद्युत सेल आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक है। ये हाथ की घड़ी में भी, जो हम घड़ी पहनते हैं उसमें भी लगता है सेल, बड़े बड़े जो उपकरण है उसमें भी सेल लगता है, ठीक है। तो विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उनके दोनों सिरों में विभवांतर मौजूद रखना है। सेल का क्या काम है? उनके जो दोनों सिरे हैं उसमें विभवांतर का निर्माण करना है। क्यों? क्योंकि अगर विभवांतर नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो सेल का यही काम है कि उनके जो दोनों सिरे हैं उसमें क्या करना है? विभवांतर का निर्माण करना है, ठीक है। विद्युत सेल
विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल या विभवांतर को मौजूद रखता है। या आपने आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, उसके विषय में हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ रहे हैं शुष्क विद्युत सेल। यहाँ पर देखिए ये आकृति बनी है शुष्क विद्युत सेल में। यह अगर एक कोई यूजलेस शुष्क विद्युत सेल, ड्राई सेल जो है वो ले लीजिए अगर आप, ठीक है, और उसको आप धीरे धीरे खोलिए उसका बाहरी किनारा, ठीक है, तो उसके अंदर एक सफ़ेद आवरण आपको दिखाई देगा। अगर इसको हम खोलेंगे, धीरे से तोड़ेंगे इसको, तो इसके अंदर एक सफ़ेद आवरण दिखाई देगा। यह क्या होता है? यह जिंक का आवरण होता है, ठीक है। यह सेल का ऋण सिरा है। जिंक जो है सेल में वो क्या होता है, ये देखिए यहाँ पर ये जिंक जो है ये ऋण सिरा का काम करता है, माइनस का काम करता है। अगर हम इसको और तोड़ेंगे तो जस्ते के आवरण के अंदर एक आवरण होता है। इन दोनों आवरणों में एक विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है इसके अंदर। इसको तोड़ेंगे हम अगर तो, ठीक है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? धन आवेशित और ऋण आवेशित आयन, उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत पदार्थ किसका बना होता है? जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड, इनके गीले मिश्रण का प्रलेप होता है इसमें। तो विद्युत जो पदार्थ होता है अपघट्य पदार्थ, ठीक है, तो यह विद्युत अपघट्य पदार्थ जो है जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड का इसमें क्या होता है? गीला मिश्रण होता है। सेल के मध्य भाग में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। इस सेल ये क्या होता है? धन सिरा। यहाँ देखिए मध्य भाग में ग्रेफाइट की छड़ है, इस पर कौन सा सिरा है? धन सिरा है, ठीक है। छड़ के चारों ओर मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। इसके चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड का पूरा यहाँ पर मिश्रण भरा होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा दोनों सिरों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होगी। उस रासायनिक अभिक्रिया के बाद क्या होगा? दोनों सिरों पर विद्युत आवेश तैयार होगा और उससे विद्युत धारा का प्रवाह चालू होगा। इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती है। यहाँ पर जो शुष्क विद्युत सेल है इसमें रासायनिक अभिक्रिया स्लो स्पीड से होती है, मंद गति से होती है, ठीक है। इसलिए इससे क्या है, बहुत अधिक मात्रा में विद्युत धारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इसकी सेल्फ लाइफ अधिक होती है। ये चूँकि ड्राई सेल है, इसके लिए ज़्यादा समय तक चलता है, इसकी लाइफ ज़्यादा होती है। शुष्क विद्युत सेल उपयोग करने में इसको आसानी है क्योंकि ये ड्राई है। इसको हम चाहे खड़े भी रख सकते हैं, टेढ़ा करके भी रख सकते हैं, उलट के भी रख सकते हैं, कैसे भी रख सकते हैं हम, इसलिए इसको यूज करने में इसका आसानी होती है, ठीक है। ये था ड्राई सेल, शुष्क सेल। हम दूसरे प्रकार का सेल एक पढ़ेंगे, लेड अम्ल विद्युत सेल, ठीक है। तो ये दूसरे प्रकार का सेल है। यहाँ पर आपके सामने आकृति बनी है। तो एक कौन सा सेल है? लेड सेल, जिसे आकृति में यहाँ दिया गया है। इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद भी इसे पुनः आवेशित कर सकते हैं। इस प्रकार का जो सेल होता है लेड अम्ल विद्युत सेल, ये जब एक बार डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम चार्ज कर लेते हैं। लेड अम्ल विद्युत सेल में शीशे का एक विद्युताग्र इलेक्ट्रोड होता है और लेड ऑक्साइड का दूसरा जो है इसका इलेक्ट्रोड होता है। दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक क्या होता है, देखिए यहाँ पर शीशा का है यहाँ पर, और दूसरा जो है यहाँ पर लेड ऑक्साइड का। तो इसके दो इलेक्ट्रोड हैं। लेड ऑक्साइड या विद्युत, ये जो इलेक्ट्रोड है ये क्या काम करता है? धन आवेश का काम करता है। और जो शीशा वाला है इलेक्ट्रोड, ये क्या काम करता है? ऋण आवेश का काम करता है। तो लेड ऑक्साइड धन आवेश का काम करता है और शीशा जो है ये ऋण आवेश का काम करता है। इन दोनों के बीच में विभवांतर लगभग 2 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो इनके बीच में विभवांतर कितना होता है? 2 वोल्ट का। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युत अग्रों पर विद्युत आवेश तैयार होता है
और परिपथ में लगे उपकरण में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर जब इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी तो क्या होगा, इसमें विद्युत आवेश तैयार होगा और जिस परिपथ में इसको लगाएंगे वहाँ पर करंट फ्लो होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, अगला हम देखेंगे निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल क्या है? आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकिल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2 वोल्ट विभवांतर देता है तथा इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है। बता रहे हैं इसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं निकिल कैडमियम सेल को। और इसमें विभवांतर कितने का होता है? 1.2 वोल्ट का। 1.2 वोल्ट का विभवांतर होता है और इसको हम फिर से चार्ज कर सकते हैं। जब ये डिस्चार्ज हो जाता है तो हम इसको चार्ज भी कर सकते हैं। विद्युत परिपथ या इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ क्या है? यहाँ पर आप एक आकृति में देखिए, यहाँ पर ये पूरी परिपथ है विद्युत का। इसमें क्या है? बल्ब है, सेल लगा है और प्लग कुंजी है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम प्लग कुंजी को दबाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा? इसको टच करेगा और टच करने से क्या होगा? करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चालू होगा तो विद्युत सेल का ये जो है बल्ब जलने लगेगा और इसका मतलब यहाँ करंट फ्लो होने लगेगा। फिर हम कुंजी को इसे छोड़ देंगे तो ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो जाएगा और विद्युत इलेक्ट्रिक का प्रवाह जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरल विद्युत सेल, सरल विद्युत परिपथ, सॉरी, इसको हम सरल विद्युत परिपथ बोलते हैं। इस तरह का होगा कि सेल भी लगा होगा, इसमें प्लग कुंजी और बल्ब होगा। प्लग कुंजी जहाँ यहाँ टच करेंगे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी और यहाँ छोड़ देंगे तो विद्युत का प्रवाह बंद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेलों का संयोजन। विद्युत परिपथ में कभी कभी एक से अधिक सेलों को एक साथ जोड़ते हुए तुमने देखा होगा। ट्रांजिस्टर या रेडियो में हम लोग देखते हैं 2, 3, 4 सेल लगते हैं। ठीक है, तो उनको एक तरह से यहाँ देखिए आकृति, यहाँ पर इस आकृति में 1, 2, 3, 4 सेल लगे हैं। ठीक है, इस तरह से सेलों का संयोजन किया जाता है, उनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ऐसा करने का उद्देश्य क्या होता है कि सेल में एक विभवांतर, जो एक सेल है उसमें विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर हमको उत्पन्न करना पड़े। ठीक है, तो एक सेल हम लगाएंगे तो विभवांतर कम उत्पन्न होगा। ज़्यादा सेल हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब श्रेणी क्रम में ज़्यादा सेल जोड़ेंगे तो उसमें विभवांतर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह ज़्यादा होगा, विद्युत धारा हमको ज़्यादा मिलेगी। तो अगर हमको ज़्यादा विद्युत धारा चाहिए तो हम लोग सेलों का संयोजन करते हैं, उनको जोड़ते हैं। तो इस श्रेणी क्रम में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिससे यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर 1 वोल्ट हो तो तीनों सेलों का कुल विभवांतर 3 वोल्ट हो जाता है। देख रही है यहाँ पे इस आकृति में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरा से, दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरा से, तीसरे का धन सिरा चौथे के ऋण सिरा से, इस तरह से इनका संयोजन होता है, इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत सेलों का संयोजन। तो इससे क्या होता है, हमको ज़्यादा विभवांतर प्राप्त होता है, हमको ज़्यादा करंट या इलेक्ट्रिक मिलती है। ठीक है, धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। अभी जैसे यहाँ पर आकृति में दिया है कि यहाँ पर धारा विद्युत का चुंबकीय प्रभाव बताने के लिए यह एक चुंबकीय सुई है। यहाँ पर जब यहाँ करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट फ्लो होगा परिपथ में, तो क्या होगा, चुंबकीय सुई जो है अपने स्थान से हट जाएगी। ठीक है, और फिर जैसे ही करंट फ्लो बंद हो जाएगा फिर से अपने स्थान पर आ जाएगी। इससे क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया किसी एक अनुपयोगी माचिस के बाक्स जैसे डिब्बे के अंदर वाला ट्रे लो, उसमें छोटी सी चुंबक सुई रखो। अब विद्युत सुचालक का लंबा तार लेकर उसे ट्रे के चारों ओर लपेटो। विद्युत सेल, प्लग कुंजी इसे तार तथा बल्ब से जोड़कर परिपथ पूर्ण करो। अब चुंबक सुई की स्थिति देखो,
एक चुंबक पट्टी लेकर उसे चुंबक सुई के पास ले जाओ, क्या दिखाई देता है? चुंबक सुई क्या होगा? अपनी दिशा को बदल देगा। जब यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो चुंबक सुई क्या करेगा? अपना स्थान बदल देगा। और जैसे ही करंट फ्लो को हम बंद करेंगे, फिर से ये चुंबक सुई क्या होगा? अपने मूल स्थान पर आ जाएगा। चुंबक सुई अर्थात एक छोटा सा चुंबक ही होता है, यह आपको मालूम है। छड़ चुंबक को चुंबक सुई के पास लेकर जाने चुंबक सुई अपनी दिशा को परिवर्तित करती है, हमने देख लिया है। ठीक है कि यहाँ पर जब करंट फ्लो होगा तो चुंबक सुई में ये सुई एक स्थान से दूसरे स्थान यहाँ घूम जाएगी यहाँ पर। और जैसे ही हम करंट फ्लो को बंद करेंगे, यहाँ विद्युत धारा का प्रवाह जैसे बंद होगा, चुंबक सुई फिर से अपने स्थान पर आ जाएगी। अर्थात तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी विद्युत सुचालक तार में से विद्युत धारा प्रवाहित करने से उस तार के आसपास चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करते हैं तो ये पूरा इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होगा। इसके वजह से ही ये जो चुंबकीय सुई है अपने स्थान से इधर उधर घूम जा रही है। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि एक स्क्रू लिया आपने और स्क्रू में क्या किया कि एक तार को, नरम तार जो है उसको चारों तरफ से लपेट दिया। ठीक है, और लपेटने के बाद इसको एक सिरे को बैटरी से जोड़ दिया। अब इसके पास जो है छोटे छोटे लोहे के पिन रखे हैं। जैसे ही करंट फ्लो होगा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होगा, ये पिन क्या करेगा? आके स्क्रू से चिपक जाएगा। इसका क्या मतलब है कि करंट फ्लो होने से ये जो है स्क्रू जो है ये क्या किया है? चुंबक का काम करने लगा, चुंबकीय बन गया है। ठीक है, तो इससे चुंबकत्व का निर्माण हुआ है। तो तार में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर स्क्रू के चारों ओर लपेटे गए जो कुंडल हैं में चुंबक का निर्माण होता है और इसी के कारण स्क्रू में भी चुंबकत्व का निर्माण होता है। अब विद्युत धारा जैसे ही हम इसका करंट फ्लो बंद करेंगे, ये जो चिपका था कील जो है वो फिर से हट जाएगा, दूर हट जाएगा। इसका मतलब चुंबकत्व इसका खत्म हो गया। ठीक है, तो कुंडल एवं स्क्रू इस संहिता को विद्युत चुंबक कहते हैं। विद्युत चुंबक के विविध उपयोग आपने पिछली कक्षाओं में देखे हैं। तो विज्ञान अनुसंधान में उपयोगी तीव्र चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं हम लोग। जहाँ पर ज़्यादा प्रभावशाली चुंबक का उपयोग हमको ज़रूरत हो, इलेक्ट्रिक मैग्नेट या बनाने के लिए चुंबक का ज़्यादा जहाँ पर हमको ज़रूरत होगा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, वहाँ पर हम विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, ज़्यादा प्रभावशाली होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, विद्युत घंटी हम लोग घर में देखे हैं अपने, उसके बारे में। घरों के प्रवेश द्वार पर लगी विद्युत घंटी आपने देखा ही होगा। जैसे यहाँ पर आकृति है, इस टाइप का वो होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें विद्युत चुंबक का ही उपयोग किया जाता है। इस घंटी का कार्य कैसे चलता है? देखिए, तांबे की तार एक लोहे के टुकड़े पर अनेक बार लपेटी हुई गई है। ठीक है, यह कुंडल विद्युत चुंबक के रूप में कार्य करता है। इस लोहे की पट्टी, देखिए यहाँ पर लोहे की पट्टी मुंगरी के साथ विद्युत चुंबक के पास जुड़ी हुई है। इस पट्टी के संपर्क में स्क्रू होता है। जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करते हैं, क्या होता है? फिर स्क्रू पट्टी के जुड़ते समय परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है और इसके कारण कुंडल का विद्युत चुंबक बनता है और लोहे की पट्टी को आकर्षित करती है, और जिसके कारण घंटी पर जो है मुंगरी का प्रवाह होता है उस पर टकराता है और इसको टकराने के बाद क्या होता है? आवाज़ निकलती है। ठीक है, परंतु उसी समय संपर्क स्क्रू का लोहे की पट्टी के साथ संपर्क टूट जाता है। उससे क्या होता है कि विद्युत का प्रवाह बंद हो जाता है और फिर यह पीछे आ जाती है। ठीक है, अब फिर जो उसमें करंट फ्लो होगा, फिर वो जाकर टकराएगी, फिर जो है संपर्क, जब करंट का फ्लो बंद हो जाएगा फिर जो है ये पीछे आ जाएगी। इस तरह से बार बार जाके टकराएगी और आवाज़ उत्पन्न करेगी, ध्वनि उत्पन्न करेगी, और ये विद्युत घंटी इसी तरह से काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 4th चैप्टर देख लिया। थैंक यू।